दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार चंद्रयान 3 मिशन में एक शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का इक्विपमेंट भेजा गया है, जो मून के ऑर्बिट में रहकर इसरो के वैज्ञानिकों को हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढने में मदद करेगा। तो 14 जुलाई 2023 दोपहर के 2:35 पर LVM-3 रॉकेट ने चंद्रयान 3 के साथ सतीश धवन स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी और केवल 16 मिनट्स में 3900 किलोग्राम के चंद्रयान 3 को अर्थ के EPO यानी कि इलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में छोड़ दिया, जिसके आगे का सफर चंद्रयान 3 खुद पूरा करेगा और लॉन्च के 45 दिन बाद 23 अगस्त 2023 को मून के साउथ पोल पर मैंजीनियस सी एंड सिंप्लिनियस एन क्रेटर के ऑलमोस्ट बीच में लैंड करेगा, जहां इसमें मौजूद रोवर और लैंडर दोनों में इंस्टॉल्ड अलग अलग तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मून सरफेस पर कई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या होंगे और उनसे हमें चंद्रमा की सरफेस के बारे में आखिर क्या जानने को मिलेगा? और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अर्थ से चंद्रमा तक की दूरी को तय करने में चंद्रयान 3 को करीब 45 दिन लग रहे हैं, उसी दूरी को नासा के मून मिशन केवल 3 से 4 दिन में ही पूरा कर लेता है। यहाँ तक कि करीब 65 साल पुरानी नासा की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट को भी 1960 में अर्थ से मून तक की डिस्टेंस कवर करने में केवल 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट का समय लगा था। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब नासा के स्पेसक्राफ्ट मून तक केवल कुछ ही दिनों में पहुंच जाता है, तो इसरो की चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने में नासा से 10 गुने से भी ज्यादा यानी 45 दिनों का समय आखिर क्यों लग रहा है? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब के बारे में। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 2008 में शुरू किए गए इंडिया के चंद्रयान प्रोग्राम का तीसरा मिशन है, जिसका काम चांद पर एक सेफ लैंडिंग परफॉर्म करना है और उसकी सरफेस पर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूडिंग मून सॉइल केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करना है। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 अभी अर्थ के इलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में है, जहां ये 31 जुलाई तक रहेगा, जिसके बाद ट्रांस लूनार इंजेक्शन टेक्निक के जरिए चंद्रयान 3 1 अगस्त 2023 को मून के इलिप्टिक ऑर्बिट में एंटर करेगा और फिर वहां भी कई दिनों तक उसके ऑर्बिट में घूमने के बाद 17 अगस्त को इससे लैंडर सेपरेट होगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 का लैंडर धीरे धीरे मून के पहले से ही तय की गई लैंडिंग साइट की ओर बढ़ेगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स 69.367621 साउथ, 32.348126 ईस्ट बताई जा रही है। पर यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 में कई ऐसे ऑटोमेटिक सेंसर्स भी लगाए हैं जो क्रिटिकल सिचुएशंस में लैंडर की सेफ्टी के लिए खुद से लैंडिंग साइट को बदल भी सकता है। अब इस पूरे चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का टोटल पेलोड मास 3900 किलोग्राम है, जिसमें 2148 किलोग्राम का प्रोपल्सन मॉड्यूल, 1752 किलोग्राम का लैंडिंग मॉड्यूल और 26 किलोग्राम का रोवर शामिल है। अब देखो, ये मिशन इसीलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसरो का लास्ट मिशन यानी चंद्रयान 2 जो जुलाई 22, 2019 में लॉन्च किया गया था, उसमें इंडिया का मून के साउथ पोल पर विक्रम लैंडर को उतारने का प्लान फेल हो गया था, क्योंकि लास्ट मिनट पर जब लैंडर मॉड्यूल मून सरफेस से केवल 335 मीटर्स यानी कि 0.335 किलोमीटर करीब था ना, तब इसका इसरो से अचानक से कम्युनिकेशन ही टूट गया, जिसके बाद जांच में यह पता चला कि लैंडर सरफेस के कुछ 100 मीटर करीब आने के बावजूद भी अपनी स्पीड को स्लो नहीं कर पाया और करीब 59 मीटर्स पर सेकंड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मून की सरफेस से जाकर क्रैश हो गया। अब इस मिशन से इंडिया को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, बट विक्रम लैंडर के क्रैश होने से कुछ समय के लिए पूरे इंडिया में एक निराशा सी छा गई। हमें कई इमोशनल पिक्चर्स भी देखने को मिले। पर अब चंद्रयान 3 के साथ इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है एंड अगेन अब 14 जुलाई को लॉन्च करने के बाद इंडिया का चंद्रयान 3 दोबारा से चंद्रमा के साउथ पोल की ओर अपना सफर शुरू कर चुका है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कितना मुश्किल है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक दुनिया के केवल 3 देशों ने ही मून पर सक्सेसफुली लैंडिंग कंप्लीट की है, जिसमें अमेरिका, रशिया और तीसरे नंबर पर चाइना शामिल है। पर अब जल्द ही इंडिया भी इस ई-लाइट ग्रुप में शामिल होकर चांद पर मून लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा और मून के साउथ पोल पर रोवर से एक्सपेरिमेंट करने वाला पहला कंट्री बन जाएगा। अब इसीलिए इस मिशन को लेकर पूरे देश में एक अलग ही एक्साइटमेंट है। यहाँ तक कि जब चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ तब इस लॉन्च की लाइव स्ट्रीम पर वॉचिंग 10 लाख को पार कर चुकी थी। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग इंडिया की एक ऐसी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन होगी जो फ्यूचर में इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। यानी अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड होता है, जो कि
इस बार होगा ही। तो इसके बाद हमें इसरो शायद जल्द ही सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर भी लैंडर एंड रोवर मिशन करती हुई देखने को मिल सकती है, जो फ्यूचर में इंडिया को एक स्पेस सुपर पावर बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना लगातार स्पेस में अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। वैसे ये टॉपिक थोड़ा जियोपॉलिटिक्स की ओर चला जाता है, जो कि अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और अगर आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में सीखना है तो आप हमारे न्यू चैनल कौशिक भट्टाचार्य को चेकआउट जरूर करना, और हाँ, याद से सब्सक्राइब भी कर देना, जहां हम जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड साइंटिफिक न्यूज को कवर करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो चंद्रयान 3 इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट मिशन है, जो इंडिया को फ्यूचर में एक स्पेस सुपर पावर के रूप में स्टैब्लिश होने में मदद करेगा। टेक्नोलॉजी ऑफ चंद्रयान 3। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 में एक इंडिजीनियस लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर भी शामिल है। इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल ही चंद्रयान 3 का वो हिस्सा है जिसमें लैंडर और रोवर दोनों मौजूद है, और LVM-3 रॉकेट चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को ही अर्थ के ऑर्बिट में डिप्लॉय किया है। अब दोस्तों, प्रोपल्शन मॉड्यूल ही अर्थ के ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट तक का सफर तय करेगा, जहां मून के सरफेस से करीब 30 किलोमीटर ऊपर इससे लैंडर मॉड्यूल अलग होकर चांद के सरफेस पर लैंडिंग साइट की ओर बढ़ने लगेगा। अब इस पूरे मिशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटल मॉड्यूल को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 में भेजा गया ऑर्बिटर आज भी चांद के ऑर्बिट में बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, और इसी को चंद्रयान 3 में कम्युनिकेशन के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। पर क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटल को इंक्लूड नहीं किया गया, इसीलिए चंद्रयान 3 मिशन के टोटल पेलोड मास में भी काफी जगह बच गई थी, जिसमें एक्स्ट्रा पेलोड इंक्लूड किया जा सकता था, और इसीलिए इस बार चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल में इसरो ने एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट इंक्लूड किया है। इस पेलोड का नाम है शेप, यानी स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो मून के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर रहते हुए अर्थ से आने वाली वेरियस स्पेक्ट्रल एमिशन को स्टडी करेगा और समझेगा कि आखिर अर्थ जैसे हैबिटेबल प्लैनेट की स्पेक्ट्रोग्राफ में ऐसा क्या यूनिक है जो इस पर लाइफ की मौजूदगी को इंडिकेट करता है। और अगर इसरो ऐसा कुछ यूनिक फीचर ढूंढ लेती है तो इसके जरिए फ्यूचर में ऐसे हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढना और भी आसान हो जाएगा, जहां लाइफ मौजूद है या लाइफ की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। अब दोस्तों, इसके बाद बारी आती है चंद्रयान 3 के सेकंड पेलोड की, जो कि है लैंडर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है, जिसमें 4 लैंडिंग लेग्स और 4 थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, जिनमें हर एक 800 न्यूटन का थ्रस्ट फोर्स पैदा कर सकता है। चंद्रयान 3 का ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मॉड्यूल के अंदर रोवर भी मौजूद है, जो इसके चांद की सरफेस पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद ही इसके अंदर से बाहर निकलेगा। एंड दिस रोवर इज प्राइड ऑफ इंडिया, क्योंकि इसी के जरिए इंडिया पहली बार चांद की सरफेस पर अपने कदम रखने वाला है। बट इसके अलावा लैंडर मॉड्यूल में मून सरफेस पर उतरकर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हुए हैं, जिनमें से पहला इंस्ट्रूमेंट है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी कि CHA-STE, जो मून की सरफेस पर होने वाली थर्मल एक्टिविटी जैसे थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर को मेजर करेगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनार सिस्मिक एक्टिविटी, यानी ILSA, जिसका काम मून पर लैंडिंग साइट के आसपास होने वाली सिस्मिक एक्टिविटी यानी भूकंप के झटकों को मेजर करना है। और लैंडर मॉड्यूल पर मौजूद तीसरा इंस्ट्रूमेंट है लैंगमोई प्रोब, यानी LP, जो मून सरफेस की प्लाज्मा डेंसिटी वेरिएशन को मेजर करेगा। अब चलिए दोस्तों, चंद्रयान 3 के रोवर के बारे में भी जान लेते हैं। तो चंद्रयान 3 में मौजूद रोवर का मास 26 किलोग्राम का है, जिसमें टोटल 6 पहिए लगे हुए हैं, जिसकी मदद से ये मून की डिफरेंट साइट्स पर जाकर मून सॉइल पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा। इसके अलावा इसमें कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कैमराज, स्पेक्ट्रोमीटर एंड एक ड्रिल भी लगाई गई है, ताकि रोवर सॉइल सैंपल्स को इकट्ठा करने के लिए मून सरफेस में छोटे ड्रिल भी कर सके। अब चंद्रयान 3 का ये रोवर पूरे 14 अर्थ डेज तक चांद की सरफेस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा। अब इन एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए चंद्रमा 3 के रोवर में भी टोटल 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। नंबर 1, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसकी मदद से रोवर मून की सॉइल के केमिकल कॉम्पोजिशन और इनफर मिनरोलॉजिकल कॉम्पोजिशन को समझ पाएगा। नंबर 2, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसकी मदद से रोवर मून की सॉइल के एलिमेंटल कॉम्पोजिशन लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम या फिर आयरन जैसे को समझ पाएगा कि मून के साउथ पोल सरफेस में आखिर कौन कौन से एलिमेंट्स कितने परसेंटेज में मौजूद है। चंद्रयान 3 के
ये सभी एक्सपेरिमेंट से हम लूनार सरफेस की कॉम्पोजिशन को काफी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा मून के साउथ पोल का एक बड़ा हिस्सा हमेशा सनलाइट से दूर रहता है, इसलिए वैज्ञानिकों को यकीन है कि हमें यहाँ सरफेस कॉम्पोजिशन में वाटर आइस क्रिस्टल भी देखने को मिल सकते हैं, जो फ्यूचर में नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि नासा मून के साउथ पोल पर ही अपने एस्ट्रोनॉट्स को कॉलोनीज बसाने के लिए भेजने वाली है। अब इसके अलावा चंद्रमा का ये हिस्सा इसरो को सोलर सिस्टम के हिस्ट्री और इवोल्यूशन को समझने में भी काफी मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे बड़े क्रेटर्स मौजूद है जो कई बिलियन साल पहले मून से टकराए एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट से बने हैं। दोस्तों, इसरो के अकॉर्डिंग इस पूरे चंद्रयान 3 के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट वन, मून पर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करना। सेकंड वन, रोवर को इसकी सरफेस पर चलाना। एंड थर्ड वन, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना। नाउ वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन कि क्यों इसरो ने मून पर जाने के लिए एक लंबा रास्ता चुना। तो देखो यार, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को जिस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, वो 6,40,000 किलो भारी रॉकेट इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जिसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से भी जाना जाता है, जिसका डायमीटर ऑलमोस्ट 4 मीटर और हाइट 43 मीटर यानी 142 फीट है। इस रॉकेट से एक लॉन्च की कॉस्ट ही 500 करोड़ इंडियन रुपीस की आती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने पावरफुल रॉकेट को प्रयोग करने के बावजूद इसने चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को केवल अर्थ के इलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में ही डिप्लॉय किया है, और जहां से चंद्रयान 3 चंद्रमा तक अपना 3,84,000 किलोमीटर का सफर खुद तय करेगा, जिसमें इसकी सबसे ज्यादा मदद खुद हमारी पृथ्वी करेगी, जिसकी ग्रेविटी की इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हुए ये अपनी स्पीड को लगातार धीरे धीरे बढ़ाकर अपने ऑर्बिट को बड़ा करता जाएगा। और राइट पोजीशन में आने पर जब इसकी डायरेक्शन में मून और अर्थ अलाइन हो जाएंगे, तब इसके थ्रस्टर्स एक बार तेजी से ऑन किए जाएंगे और ये तेजी से अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलकर मून की ग्रेविटी में चला जाएगा। बट अर्थ के ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट तक पहुंचने का ये सफर ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहीं पर इसरो स्पेस प्रोग्राम में अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा लेती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट के मून तक पहुंचने की ड्यूरेशन तो बढ़ जाती है, लेकिन मिशन काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। नहीं समझे? अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन। तो जैसा कि हमें पता है कि अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर है लगभग, लेकिन चंद्रयान 3 इससे कई गुना ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है, क्योंकि चंद्रयान 3 अर्थ से मून तक एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाने वाला, क्योंकि इस तरह से जाने में हमें काफी ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी, यानी ओवरऑल मिशन की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बजाय ये इस दूरी को तय करने के लिए एक टेक्निक का यूज करता है, जिसे रॉकेट साइंस में होमेन ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं, जो काफी कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि इसमें स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को इंक्रीज करने और ज्यादा डिस्टेंस को कवर करने के लिए रास्ते में आने वाली बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें किसी प्लैनेट या फिर मून के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में रहकर ऑर्बिट में रहते रहते पहले धीरे धीरे अपनी स्पीड को ग्रेविटी की मदद से बढ़ाया जाता है, जहां स्पेसक्राफ्ट साथ ही साथ अपने ऑर्बिट को और भी बड़ा करता रहता है, और एक टाइम के बाद एक प्रिसाइज डायरेक्शन पर अपनी थ्रस्टर्स को ऑन करके दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की ओर शूट कर दिया जाता है। वैसे ज्यादातर सोलर सिस्टम में भेजे जाने वाले इंटरप्लैनेटरी मिशंस इसी तरह किए जाते हैं, यहाँ तक कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने भी अपनी स्पीड को ओवर टाइम इसी तरह से इंक्रीज किया है। पर अगर हम अभी चंद्रयान 3 की ही बात करें, तो चंद्रयान 3 पहले होमेन ट्रांसफर ऑर्बिट से एक तेज स्पीड पर अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर मून की ओर बढ़ेगा, जहां चांद के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के करीब पहुंचने पर अब चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल एक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम परफॉर्म करेगा, जिसे लूनार ऑर्बिट इंसर्शन कहा जाता है, जिसमें मून की ग्रेविटी में आने पर यह अपनी स्पीड को स्लो कर लेगा। ये प्रोसेस भी काफी क्रिटिकल होता है, क्योंकि इस दौरान ना तो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और ना ही हद से ज्यादा कम, क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा रही तो स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट में कैप्चर ही नहीं हो पाएगा और उससे फिर आगे निकल जाएगा, और अगर स्पीड कम हुई तो ये मून की ग्रेविटी के कारण उसकी सरफेस की ओर खींचा चला जाएगा और पूरा स्पेसक्राफ्ट क्रैश होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए इस प्रोसेस में काफी प्रिसाइज ऑर्बिटल कैलकुलेशन की जाती है, और अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 प्रोपल्सन मॉड्यूल मून की ग्रेविटी में सक्सेसफुली एंटर करने के बाद ये मून के ऊपर ऑर्बिट करेगा, और कई दिनों तक ऑर्बिट करने के बाद ये धीरे धीरे सरफेस के करीब आएगा, जिसके बाद करीब 30 किलोमीटर के पास आने पर इससे लैंडर मॉड्यूल अलग होगा और फिर वो मून की ओर अपनी लैंडिंग जर्नी को शुरू करेगा, और जिससे आगे के प्रोसेस के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं। वैसे कई रिपोर्ट्स की माने तो पूरे चंद्रयान 3 का टोटल बजट अराउंड 615 करोड़ रुपए है। वैसे आपको ये काफी ज्यादा लग रहा होगा, बट क्या सच में
ये इतना ज्यादा है, तो सही मायने में ये नंबर स्पेस मिशंस के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि चांद पर नासा द्वारा किए गए कुछ सबसे पहले मिशंस यानी कि अपोलो 11 में भी उस समय करीब 25 बिलियन US डॉलर का खर्चा आया था, जिसमें अगर आज के इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए तो ये नंबर 257 अरब डॉलर का आता है, जो कि आज के पाकिस्तान की टोटल जीडीपी का ऑलमोस्ट 80% है। ये बजट इतना ज्यादा है कि अगर इसरो को ये बजट दिया जाए तो हम तो सीधा मार्स पर ही इंसानों को उतार देंगे। वेल, मजाक से हटके इसरो इतने कम बजट में भी जो कारनामे कर रही है उससे पूरी दुनिया हैरान है। अभी हाल ही में एक मूवी आदिपुरुष आई थी जिसका बजट कहा जा रहा था कि करीब 700 करोड़ रुपए का हो गया है, क्योंकि 500 करोड़ से बनाने में और 200 करोड़ फिर बाद में उसे और अच्छा करने के लिए किया गया था। तो 700 करोड़ की वो मूवी बनी थी, लेकिन वही 615 करोड़ रुपए में इसरो चंद्रयान 3 को कर रहा है, जो कि हमें काफी वैल्यूएबल नॉलेज देने वाला है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या इसरो कभी दुनिया की नंबर 1 स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन पाएगी? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट करके जरूर देना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय